नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लंबी जद्दोजहद के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। 28 नए मंत्री इस समय शामिल किए गए हैं। 28 नए मंत्री यानी कि 28 लोगों के साथ आज शपथ हुई है। इसके पहले मुख्यमंत्री सहित 2 मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में बात करें, फौरी तौर पर तो 13 लोग ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। कुछ वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह, ये जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, और कुछ पुराने नाम रिपीट किए गए हैं। बहरहाल मंत्रिमंडल के गठन पर एक इमीडिएट यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक स्वतंत्र समय के राजेश राठौर जी मौजूद हैं। राजेश भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहते हो इस मंत्रिमंडल गठन को लेकर? निश्चित तौर पे भाजपा हाईकमान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाया था, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चौंकाया, उसी तरह से एमपी के भी मंत्रिमंडल के गठन में जो लगातार मंथन के बाद निष्कर्ष निकला वो हमारे सामने है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कुछ अनुभवियों को जोड़ना बहुत जरूरी था, जैसा कि कहा भी जा रहा था पिछले कई दिनों से, और कुछ युवाओं को भी मौका दिया है। एक पीढ़ी परिवर्तन की जो परंपरा भाजपा में शुरू हो गई है और पुरानों को दूसरी जवाबदारी देना, संगठन के काम की जवाबदारी देना या अन्य को जवाबदारी देना और युवाओं को आगे बढ़ाना। वाकई जिस तरह के नाम हम देख रहे हैं, तो अभी आपने कुछ नाम का जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री यादव के साथ कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे कुछ अनुभवी और पुराने मंत्री जो लंबे समय बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस आए हैं, उनके साथ जो है ये सरकार का चलाने का सिलसिला चलेगा। और नए मंत्रियों को भी मौका दिया है ताकि पार्टी में ये संदेश जाए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सुनील भाई, बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी लगातार देने में सक्सेस हो रही है। वो मैसेज ये है कि सारे राजनीतिक दल दूसरे परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या परंपरागत नेताओं को ही बढ़ावा दे रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यों को ही चुनाव लड़ाना, टिकट देना, मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, पार्टी अध्यक्ष बनाना। और बीजेपी एक बहुत बड़े पैमाने पे मैसेज दे पाई है कि हमारे यहाँ परिवारवाद भी नहीं है, कहीं है तो भी वो बहुत मजबूरी वाला है। वो 1% 2% है पूरी देश भर की बीजेपी की बात करें तो। और उसके बाद में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिला रही है कि हम आपका भी ख्याल रख रहे हैं, आप भी किसी दिन पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी जो लगातार बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे सबको एक बड़ा विश्वास जग रहा है कि नहीं यार, हमारा भी कुछ होगा। तो अभी लोकसभा का जो 400 पार का टारगेट है बीजेपी का, अपने दम पर बिना गठबंधन के, वो टारगेट पूरा करने के लिए पार्टी को कुछ नए उपक्रम करना पड़ा है। और ये वाकई बहुत सही दिशा में जा रही है बीजेपी। जिस तरह से उम्रदराज नेताओं को कहीं इक्का दुक्का एडजस्ट किया गया, बाकी सबको हटा दिया गया। नए लोगों को इसलिए मौका दिया है ताकि वो सीखे भी सही, मैदान में काम भी करें, युवाओं के साथ भी काम करें। देखिए आप, बीजेपी इस बात का लगातार ध्यान दे रही है सुनील भाई कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, युवा और महिला, और ख़ास तौर से इन सब में जातियों को हटा करके युवा और महिलाओं को जिस हाइट पर ले जाकर प्रमोट करने की बात आ रही है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, पार्टी हो, सरकार हो, योजनाएं हो, सब उनके लिए कर रहे हैं। आपने अच्छा विश्लेषण किया राजेश भाई, लेकिन मंत्रिमंडल गठन के बात को थोड़ा सा टर्न करता हूँ। जैसे आपने कहा कि युवाओं को तरजीह दी जा रही है, आपने कहा परिवारवाद से पार्टी दूर हो रही है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। युवाओं की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया है। तो क्या भाजपा की देखा देखी कांग्रेस भी इस राह चल पड़ी? देखिए, बीजेपी की राह पर जो भी राजनीतिक दल चलेगा वो सक्सेस नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है और बहुत कई लंबे अरसे बाद स्पष्ट होगी। कारण क्या है कि बीजेपी धर्म के आधार पर चली। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने मंदिरों के चक्कर लगाना शुरू किए, नर्मदा परिक्रमा की, यात्राएं की, हनुमान जी के पाठ कराए, गरबे कराए और कथाएं कराई, लेकिन रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया। बीजेपी बहुत तेजी के साथ
इस ध्रुवीकरण को करने में सफल हो रही है कि हिंदुओं की पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। कांग्रेस हो या बाकी राजनीतिक दल हैं, ये अल्पसंख्यक या चुनिंदा वर्ग के ही दल हैं, बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की जो बात करती है, राष्ट्रवाद में हमारी गहरी आस्था, उसके बाद सनातन धर्म। बीजेपी के अलावा बाकी सारे दल इसमें बहुत पीछे हो गए हैं। और मंत्रिमंडल का जो आप बार बार मुझसे कह रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि बैलेंस किस तरह से किया। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की रवानगी की, तो उनके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए 10 ऐसे मंत्री हैं नहीं बनाए गए। भूपेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है, गोपाल भार्गव एक बड़ा नाम है। ऐसे बड़े नाम की हम बात करते हैं, विशाल लाल साहू का नाम चलता था, उसके बाद में नीना सिंह है। महिला वर्ग में भी उषा ठाकुर को नहीं बनाया गया। महिला वर्ग में भी उन्होंने नई महिलाओं को मौका दिया, युवाओं में भी उन्होंने एक नए युवाओं को मौका दिया। गिनती के 3 नाम मुझे याद आ रहे हैं, एक विश्वास सारंग का, एक इंदर सिंह परमार का और विजय शाह। ये 3 नाम ऐसे हैं जो शिवराज सरकार में बड़े महत्वपूर्ण थे। निश्चित तौर पे इनके अपना स्थान था, लेकिन अब नए मंत्रिमंडल में देखिए आप, उनको रास्ता बाहर का दिखा दिया है। और मैं आपको एक इशारा करने जा रहा हूँ, हालांकि राजनीति में कोई किसी व्यक्ति का आखिरी दिन नहीं होता, पर जिस तरीके से इस मंत्रिमंडल में कुछ सदस्यों को शामिल किया गया है, मेरा दावा है कि उनके राजनीतिक जीवन का ये आखिरी कैरियर है। चुनाव भी आखिरी होंगे और उसके साथ साथ उनको भी अब इशारा कर दिया गया है कि अब आपका भी टाइम पूरा हो चुका है। अगला मंत्रिमंडल 5 साल बाद जो बनेगा वो पूरा आपको नया दिखेगा। देखिए, आप कृष्णा घोर को बनाए, एक नाम बड़ा है सुनील भाई, रीति पाठक जो सांसदों को टिकट दिए थे, उनको जीतने के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया। नरेंद्र सिंह जी तोमर हो, राकेश सिंह जी हो, एक उदय प्रताप सिंह जी हैं, प्रहलाद भाई को भी किया है। कैलाश जी तो महासचिव थे, पर उनको भी राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में लाया, चुनाव लड़ाया तो उनको भी मंत्री बनाया गया। एकमात्र रीति पाठक का ऐसा नाम है जिनको मंत्री ने बनाना बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से लिया जा रहा है, पर उसका भी यही कारण है क्योंकि अर्चना चिटनी जैसे पुराने मंत्री को भी नहीं लिया गया। तो ये आप देखिए, पार्टी का जो मंथन है ये किस दिशा में चल रहा है। जातिगत समीकरण एडजस्ट करना, युवाओं में किस तरह की पकड़ है। अब आप देख रहे होंगे इस मंत्रिमंडल में अधिकांश सदस्य काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ये भी आप देखिएगा सबकी डिग्री निकाल के। और दूसरा ये कि उस इलाके को, उस संसदीय क्षेत्र को, उस जिले को समझा गया है कि इस जिले में किसका महत्व ज़्यादा है, किसकी पब्लिक में पकड़ ज़्यादा है, या पार्टी के लिए काम कौन ज़्यादा करता है। क्योंकि आने वाले विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में 28 सीट अभी बीजेपी के पास है, 29 कमलनाथ वाली छिंदवाड़ा की लेना है, तो 29ही सीट पर बीजेपी जीते, वो समीकरण भी ध्यान में रखा गया है। मतलब आपकी बातों को माने तो उसका लबोलुआब ये है कि ये जो मंत्रिमंडल 28 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इसको कहीं ना कहीं उन 29 लोकसभा सीटों की तैयारियों के हिसाब से किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये बड़ा टारगेट है। 400 प्लस जो बीजेपी को लाना है सीटें पूरे देश भर में, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी 12-13 जो राज्य हैं जहाँ बीजेपी का अच्छा होल्ड है, वहाँ से मैक्सिमम सीट जीतना है। इक्का दुक्का सीट कोई रह जाए तो बात अलग है, तभी तो जाके साउथ की जो कमी है उसको इधर हिंदी राज्यों से पूरा करने की बीजेपी कोशिश करेगी। महाराज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कुछ समर्थकों को इसमें 4 लोगों को स्थान मिला है। गोविंद सिंह राजपूत हैं, तुलसी सिलावट है, ऐदल सिंह कंसाना है, और एक अन्य नाम है शायद तोमर है, वो पद्म सिंह तोमर। उन लोगों को टिकट दिया है, उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अभी तक वो क्राइटेरिया शायद महाराज गुट के लिए लागू नहीं है। नहीं, देखिए जोशी जी, आप बात समझिए, जब राजनीति में हमको साम दाम दंडवत करना होता है तो राजनीतिक दल सब तरह की बात सोचता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस क्यों बनी, उसका एहसान अभी भी भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे रही, चुका रही है। मतलब आपकी जानकारी के लिए, जब कांग्रेस में 12 मंत्री थे, 12 मंत्री को लेकर के बीजेपी में शामिल हुए थे सिंधिया। आज कितने बच गए? 4। कितने साल में? 3.5 साल में। तो आप सोचिए,
काट तो दिया है, कटिंग तो शुरू हो चुकी है सिंधिया की, क्योंकि सिंधिया के साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत है। सिंधिया ने भी फ्रेश कैंडिडेट खड़ा करना थे, अपने गुट के लोगों को समझाना चाहिए था कि इमरती देवी जैसे पुराने जो नाम हैं, गिरिराज दंडोतिया, हाँ गिरिराज दंडोतिया, इस तरह के लोगों के टिकट काट के सिंधिया को नए व्यक्ति को टिकट देना था, तो फिर वो मंत्री बनाने का दबाव बनवा सकते थे कि सब पार्टी की, वो बीजेपी की रीति नीति को या तो समझ नहीं पाए होंगे कि भाई बीजेपी ये चाहती है कि अब युवाओं के भरोसे पार्टी चले, युवाओं को हम ज़्यादा मौका दें। महिलाओं में भी उनके पास इमरती देवी के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ा इशारा किया है जोशी जी, कि कई नेताओं का मंत्री जो बने हैं उनका ये आखिरी चुनाव है। उसमें कुछ नाम मैं बोल भी देता हूँ, तुलसी सिलावट आखिरी चुनाव, गोविंद सिंह राजपूत आखिरी चुनाव है ये, इसके बाद अब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आप लिख के रख लीजिएगा 5 साल बाद, कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात होगी तो बात अलग है, लेकिन सिंधिया को भी ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी की रीति नीति में आना पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया का जो एहसान है वो 3.5 साल पहले से शुरू हुआ था, इस 5 साल के बाद 8.5 साल का हो जाएगा, वो काफ़ी पुराना हो जाएगा। ये बात अलग है कि आने वाले समय में सिंधिया को बीजेपी और प्रमोट कर दे और कुछ अच्छा बना दे, उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सिंधिया को नुकसान हुआ है वो तो हमारे सामने है। उनके पास विधायक कितने बचे जोशी जी? 6 विधायक बचे, उसमें से भी इतने लोगों को बना दिया, बड़ी बात है। ये बात सही है कि उनका नुकसान लगातार होते जा रहा है, और उसका कारण यही है कि वो भी बीजेपी को ठीक से पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आज भी वो महाराज हैं, या आज भी वो जिस तरह से कांग्रेस में अपनी बात मनवा लिया करते थे उस तरह से बीजेपी में मनवा लिया करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनको इन सब तरीक़ों से काम करना चाहिए, उनको अपने राजनीति करने का पैटर्न बहुत तेज़ी के साथ बदलना पड़ेगा। विभागों को लेकर हम बात करें, क्या लगता है जो वरिष्ठ लोग शामिल किए गए हैं उन 4 से 5 वरिष्ठ लोगों को महत्वपूर्ण विभागों से नवाजा जाएगा? ये बहुत गंभीर सवाल आपने किया है, और गर्भ में छुपा हुआ इसका उत्तर है, क्योंकि बीजेपी के बारे में अब कोई दावा करना भीड़ में पत्थर मारने जैसा है, किसको लगेगा पता नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करें मुख्यमंत्री मोहन यादव की, आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास गृह, सामान्य और जनसंपर्क विभाग रखते ही हैं। तीनों विभाग महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन 3 में से तो आप मान के चलिए 2 तो रखेंगे। अब गृह विभाग बचा, तो जो दोनों डिप्टी सीएम बने हैं उनको भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट देना जरूरी है। कम से कम एक डिपार्टमेंट तो महत्वपूर्ण देना ही पड़ेगा। बाद में कुछ लगा मछली पालन जैसा चलेगा, पशुपालन जैसा चलेगा, लेकिन एक मिठाई और एक भजिया रखना पड़ेगा। तो नमकीन और मीठा दोनों का जो है मिश्रण मंत्रिमंडल में आमतौर पर होता है। अब चूंकि ये मंत्रिमंडल हाईकमान का है, तो डिपार्टमेंट का वितरण भी हाईकमान का ऐसे ही होगा, मेरा ये मानना। क्या लगता है जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर एक प्रक्रिया लंबी चली, फिर मंत्रियों के चयन को लेकर ये प्रक्रिया लंबी चली, क्या विभागों के वेतन की सूची भी हाईकमान से तैयार होकर आ चुकी है, या इसके बाद भी फिर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की बात चल रही है उसमें आज कुछ जो मंत्री बनने वाले थे उनसे सुबह बात हुई 4-5 लोगों से, तो उन्होंने कहा भैया यार मंत्री बन जाए तो वही बहुत है, डिपार्टमेंट तो जो मिल जाएगा सब काम कर लेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को लेकर भी उतने ही कठिन सवाल है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए जोशी जी, देखिए जो तेजतर्रा नेता होता है, चालाक होता है, जो बंद दुकान से माल बेचने की ताकत रखता हो जी, तो वैसे नेता को आप कोई सा भी डिपार्टमेंट दे दो वो अपनी दुकान चला लेते हैं। तेजतर्रा होना चाहिए, लोगों पकड़ होना चाहिए, अफसरों को टाइट पकड़ होना चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव बड़ा खराब रहा 30 साल की पत्रकारिता में इस बात को लेके। ये शुरुआत अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के समय हुई थी। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ और आपको मुझे मजबूरी में मंत्री बनाना पड़ा और अच्छे डिपार्टमेंट भी देना पड़े, तो मैं क्या करूँगा कि जो प्रमुख सचिव होगा, जो उस डिपार्टमेंट का प्रशासनिक मंत्री कहा जाता है, वो मेरी पसंद का रख दूँगा और उसको एक लाइन का आदेश कर दूँगा ऑफ द रिकॉर्ड कि माननीय मंत्री जी के सभी लीगल काम तत्काल किए जाएं, और जरा सा भी घूमने का बोले, दाएं बाएं लेफ्ट राइट होने का बोले तो देखना बंद कर देना। उतने में मंत्री की दुकान बंद हो जाती है। और एक मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ, एक और बहुत गंभीर इशारा।
डॉक्टर मोहन यादव को शायद लोग कम आंक रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और मोहन यादव के पास वो सब कुछ है जो एक चतुर सुजान मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री बने तो 3-4-5 महीने लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज के हमने कार्यक्रम में उनको देखा, कंचन मिल के इंदौर के कार्यक्रम में सारे नेताओं को उनने पगड़ी बांधते हुए तारीफ कर दी एक तरह से कि सब महान है, सब अच्छे हैं, मेरे लिए कोई वो नहीं है महत्वपूर्ण। ठीक है, किसी की तारीफ में आधा लाइन 1 लाइन ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में पिछले 2 दिनों में फेरी लगाई है, राष्ट्रपति से लेके तमाम केंद्रीय मंत्री के पास जिनके पास उनको जाना चाहिए था वो सबके पास चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो सब समझ रहे हैं। हमको ये आने वाले समय में पता भी लगाना पड़ेगा कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव के पीछे रणनीतिकार लोग कौन कौन है, या फिर वही बात आ गई कि हाईकमान जैसा इशारा कर रहा है उस इशारे पर वो काम कर रहे हैं। लबोलुआब मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के गठन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों को बहुत पैनी निगाह से देखने वाले राजेश राठौर का था। उनका आकलन शब्दशः हमेशा सही साबित होता है। अभी जो बातें कही उन्होंने, मुझे लगता है आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने आखिरी सवाल के जवाब में जो आखिरी बात कही वो यही कही है कि डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो लोग कम आंक रहे हैं ये उनकी भूल है। डॉक्टर मोहन यादव तेजी से इस प्रदेश में राजनीति में अपनी पकड़ बनाएंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजेश राठौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।